नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप हैं मेरे साथ है टीवी पर। ईरान इजराइल के बीच कन्फ्लिक्ट को आज तीसरा दिन है। सिचुएशन बिगड़ती चली जा रही है। आज सुबह ईरान की तरफ से चौथी बार मिसाइल फायर्स हुई। मिसाइल फायरिंग का ये नज़ारा कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, पर इसके बाद जब ये मिसाइल्स इजराइल के टेल अवीव पर लैंड हुई तो एक मिसाइल यूएस के काउंसुलेट को हिट कर गई। बताया जा रहा है कि यह मिसाइल यूएस काउंसुलेट के पास गिरी है। काउंसुलेट को डैमेज हुआ है, पर किसी भी यूएस ऑफिशियल के मारे जाने की खबर नहीं है। इजराइल में यूएस के एम्बेसडर माइक हकाबी ने एक्स पर पोस्ट करके बताया कि एम्बेसी को माइनर डैमेज हुए हैं, पर वहां काम करने वाले किसी भी कर्मचारी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। टेल अवीव में जहां ये अटैक हुआ है, वहां का काउंसुलेट और यूएस में जो एम्बेसी है उसको फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। देखिए, अब ईरान ने यूएस को एक बड़ी वजह दे दी है इस वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व होने की, क्योंकि काउंसुलेट और एम्बेसी जिस देश की होती हैं उस देश की अपनी खुद की टेरिटरी मानी जाती है। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही ईरान को वार्न किया था कि अगर यूएस के किसी एसेट को ईरान नुकसान पहुंचाता है तो यूएस डायरेक्टली इस वॉर में इन्वॉल्व हो जाएगा। आपको याद होगा, पिछले साल ईरान ने इजराइल पर जब पहला अटैक किया था, उनका जो पहला मिसाइल हमला हुआ था जिसको इन्होंने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 1 कहा था, यह हमला ईरान ने इसीलिए किया था क्योंकि इजराइल ने सीरिया में ईरान के काउंसुलेट को टारगेट किया था। तो ये वजह काफी है। यूएस को वैसे भी बहुत बड़ी वजह नहीं चाहिए होती है, पर अब देखिए प्योरली यूएस की कॉल है कि वो इस इंसिडेंट को किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं। फिलहाल यूएस की आर्म्ड फोर्सेस स्टैंड बाय मोड पर हैं। न्यूज ये भी आ रही है कि यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर्स मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना हो चुके हैं। देखिए, जब से ईरान और इजराइल के बीच का एक कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, पिछले एक साल से मिडिल ईस्ट में यूएस का डिप्लॉयमेंट काफी ज्यादा बढ़ चुका है। जिस तरह से ये टेंशन बढ़ रही थी, इसका अल्टीमेट कंक्लूजन एक फुल फ्लेज वॉर ही होना था। इसलिए यूएस का डिप्लॉयमेंट पिछले एक साल से चलता आ रहा है। इसलिए यूएस का सेंट्रल कमांड मिडिल ईस्ट में अपने डिप्लॉयमेंट को लगातार बढ़ाता आया है। अगर आप डिप्लॉयमेंट की बात करते हैं तो मिडिल ईस्ट में यूएस के करीब 40 से 50 हजार सोल्जर्स मौजूद हैं। पिछले साल ही F-22 रैप्टर्स के यहाँ पर एडिशनल स्क्वाड्रन भेजे गए थे। एयरक्राफ्ट कैरियर्स यूएसएस अब्राहम लिंकन, यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन और यूएसएस कार्ल विल्सन यहाँ आते जाते रहे हैं। अभी 2 महीने पहले तक यूएस के B-2 बॉम्बर्स भी इसी एरिया में थे। आपको याद होगा, डीगो गार्सिया पर इनको स्टेशन किया गया था। और अभी ये न्यूज आ रही है कि यूएसएस निमिट्स को, जो अभी तक साउथ चाइना सी में था, उसे मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना कर दिया गया है। देखिए, ये वॉर अब लंबा जाने वाला है, क्योंकि ये टेंशन डेवलप हो रही थी वो अब सैचुरेशन पॉइंट पे आ चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक रीसेंट स्टेटमेंट में कहा है, ही होप्स इजराइल एंड ईरान कैन ब्रोक अ डील, बट समटाइम्स कंट्रीज हैव टू फाइट इट आउट फर्स्ट। ट्रंप G7 समिट के लिए कनाडा की तरफ रवाना हो रहे थे जब रिपोर्टर्स ने इनसे ये बात पूछी। रिपोर्टर्स ने जब इनसे पूछा कि क्या ट्रंप इस वॉर को रुकवाएंगे, तो ट्रंप ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। ट्रंप ने सिर्फ इतना कहा, आई होप देयर इज गोइंग टू बी अ डील, आई थिंक इट्स टाइम फॉर अ डील एंड वी विल सी व्हाट हैपेंस। समटाइम्स दे हैव टू फाइट इट आउट, बट वी आर गोइंग टू सी व्हाट हैपेंस। तो इंडिकेशन क्लियर है कि अभी इमीडिएट सीज फायर करने की कोई जल्दी नहीं है किसी को। इनफैक्ट कुछ जानकार मानते हैं कि यूएस और वेस्टर्न अलाइज ये स्ट्रेटजी लेकर चल रहे हैं कि ईरान में तख्ता पलट कराया जाए। एक न्यूज और ब्रेक हुई, कहा गया कि नेतन्याहू के पास एक प्लान था ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अल खमेनी को असैसिनेट करने का, पर ट्रंप ने उस प्लान को रुकवा दिया। अब देखिए, ये सब तो एक प्रेशर टैक्टिक्स है ईरान को झुकाने की, पर ये किया ही इसलिए जाता है ताकि सामने वाली पार्टी प्रेशर में आ जाए। देखिए, एक बात तो तय है, जो स्ट्रेटजी इजराइल लेकर चल रहा है उससे ईरान बहुत ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। देखिए, अब ये लोग क्या कर रहे हैं, एक तरफ से ये ईरान की सारी बैलिस्टिक मिसाइल्स की फैक्ट्रीज को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये ईरान को बराबर उकसा रहे हैं। ईरान बराबर अपनी मिसाइल्स को यूज करके इन पर अटैक कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर वो स्टॉक लिमिटेड है तो कभी ना कभी तो खत्म होगा। और जिस तरह से ईरान मिसाइल्स फायर कर रहा है, ये स्टॉक बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा। और अगर ऐसी कंडीशन आती है तो ईरान अपनी मिसाइल्स की सप्लाईज के लिए रशिया और चाइना की तरफ देखेगा। और यहाँ पर ये देखना दिलचस्प होगा कि चाइना और रशिया ईरान की कैसे मदद करते हैं। देखिए, चाइना के लिए ईरान को ओपनली सपोर्ट करना थोड़ा आसान नहीं होगा, क्योंकि चाइना यूएस के साथ किसी भी तरह की डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट में नहीं आना चाहता, वरना कब का ये लोग ताइवान पे अटैक कर चुके होते। पर रशिया ने ऑलरेडी ईरान से ड्रोन्स और मिसाइल्स लेकर रखे हैं, तो रशिया के लिए तो ये पे बैक टाइम होगा। ये ट्रैप है कहीं ना कहीं रशिया के लिए भी, क्योंकि अगर रशिया ईरान को मिसाइल या किसी भी तरह का सपोर्ट करने के लिए आगे आता है तो वो वेस्टर्न कंट्रीज के साथ एक 2 फ्रंटल वॉर में इन्वॉल्व हो जाएगा। एक तरफ से वो यूक्रेन से लड़ रहा है और एक तरफ से उसके रिसोर्सेस का यूज यहाँ ईरान भी कर रहा होगा। तो आने वाले वक्त में ये देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा कि इजराइल और ईरान के बीच इस वॉर में कोर्स ऑफ एक्शन क्या होने वाला है। और मुझे जहां तक लगता है कि जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे ईरान को रियलाइज हो गया कि ईरान का तख्ता पलट होने वाला है, अयतुल्लाह अल खमेनी फिलहाल के लिए अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को छोड़कर यूएस की बात को मानकर कोई न कोई न्यूक्लियर पीस डील के लिए आगे आ जाएंगे। फिर भी ये समय अभी बहुत दूर है, उससे पहले रशिया और चाइना को इन्वॉल्व होना है। अब ये किस तरह से और किस लेवल पे इन्वॉल्व होते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए हमसे और अपडेट्स के लिए और ऐसे ही एनालिसिस के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।